नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। जब हम बात करते हैं कि आज हम सारा दिन क्या करने वाले हैं, तो हमारा काम क्या होता है? हम क्या बोलते हैं कि आज हम सवेरे उठेंगे, ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, खाना खाएँगे, ऑफ़िस जाएँगे, ऑफ़िस से वापस आएँगे और जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, अच्छा-सा पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन करेंगे, अच्छी जगह पे नौकरी करेंगे, अपना करियर बैठाएँगे, फ़ैमिली को एस्टेब्लिश करेंगे, परिवार का देख-रेख करेंगे। तो ये दोस्तों आजकल हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे सोसाइटी में बस हमारी यही चर्चा होती है कि अपने लिए क्या करना है, अपना करियर कैसे बेस्ट अप करना है, बूस्ट अप करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे क्या करना है दोस्तों। लेकिन आज के डेट में अगर किसी को बोलो कि हमको देश की सेवा करना है, तो लोग आप पे हँसेंगे। ये क्या फालतू का बात कर रहा है? क्या अजीबो-गरीब बातें करता है? देश सेवा? तुम पागल-वागल हो गया है क्या? ऐसे करके लोग आपको हँसेंगे, बात करेंगे। लेकिन दोस्तों एक एक ऐसा ज़माना भी था जो लोग देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते थे। अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया देश के लिए। अपने फैमिली के माँ-बाप, बुज़ुर्ग माँ-बाप, घर परिवार का चिंता ना करके हमेशा देश के लिए कुछ करने का हमेशा उनका जज़्बा हमेशा बना रहता था। अभी-अभी सोनी लिव पे एक वेब सीरीज़ आई है रॉकेट बॉयज़ जिसका सेकंड पार्ट आया है। फर्स्ट पार्ट 2 साल पहले आया था, अभी सेकंड पार्ट रॉकेट बॉयज़ 2 आया है। तो ये तो फ़िल्मी स्टोरी है जिसमें फ़िल्म में हीरो-हीरोइन जो भी है, उनका एक्टिंग करके बता रहा है दोस्तों। लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो हम लोग के नॉलेज से बिल्कुल अलग होता है, कि हम लोग स्टोरी की तरह देखते हैं बट अगर हम उसको जीने की कोशिश करें, कि उस लाइफ़ को माने उस उन जिस लोगों ने अपने उस सैक्रिफ़ाइस को देख के इतना कुछ अचीव किया है, तो उस टाइम का लाइफ़ उनका कैसा रहा होगा, तो हमको उनके उस जीवन में पहुँचना पड़ेगा। बोलने को अगर शुरू करूँ तो सारा दिन, सारा रात मैं बोलता रह जाऊँ, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा दोस्तों। लेकिन आज हम जॉब वगैरह से रिलेटेड कुछ बात नहीं करेंगे। अपने 3 वो सक्सेसफुल लोगों के बारे में बात करेंगे, जो अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ खोया है। इस देश के लिए, हम लोगों के लिए आज हम लोग इतने हँसी-खुशी से रह पा रहे हैं और प्राउडली बोल रहे हैं कि हमारा देश इतना समृद्ध है, इतना मजबूत है। आज फ़ॉरेन पॉलिसी इतना स्मार्ट हो गया हमारा, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसका जहाँ बेस जहाँ से शुरू होता है, तो जहाँ जब भी इस चीज़ों का नाम लिया जाएगा ना कि आज इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, लाइक मिलिट्री वाइज़, लाइक न्यूक्लियर जो भी है पावर, एटॉमिक पावर व्हाटएवर वी आर हैविंग, तो उसमें इस 3 बंदों का चर्चा हमेशा किया जाए, जो रियल रॉकेट बॉयज़ हैं। तो आज दोस्तों मैं बात करूँगा उन रियल रॉकेट बॉयज़ के बारे में, जो इस फ़िल्म स्टोरी में शायद नहीं बोला गया होगा। आपको सुनने में कुछ हड़बड़ा चला कि कहाँ से बंदा जॉब इंटरव्यू ये सब के बारे में बोल रहा था, अचानक से ये क्या बकवास कर रहा है क्या किसी के बारे में। लेकिन दोस्तों आपको सुनना पड़ेगा, ये स्टोरी थोड़ी जाननी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएँगे कि हमारे लाइफ़ में भी अपने पर्सनल लाइफ़ से छोड़ के उठ के आगे बढ़ के थोड़ा देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, ठीक है? शायद ये मेरा बात आपको लेक्चर लग रहा हो, लेकिन आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए और उस चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है? क्योंकि जब हमारे अपने पे बात आती है, कहावत है कि अगर आपके पास कोई बंदूक ना हो, तो आपसे लोग डरेंगे नहीं, आपको मार देंगे डंडे उठा के, थप्पड़ उठा के। लेकिन आपके हाथ में अगर बंदूक हो, तो आपके पास आने से पहले 10 बार सोचेंगे, ठीक है? तो बिना बात को ज़ाहिर किए, नुकसान किए, हम आज स्टोरी को शुरू करते हैं। आज हम दोस्तों बात करेंगे रियल रॉकेट बॉयज़, मिस्टर होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई और मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों नाम किसी नाम का मोहताज नहीं है, आप सबको पता होगा इन तीनों का नाम। लेकिन इसके पीछे इनका रियल स्टोरी एक लंबी सी रियल स्टोरी है, जो मैं आपको शायद बताते-बताते मतलब मेरे आँखों से आँसू आ जाए। इन्होंने इस तीनों बंदे ने इस देश के लिए, इस सब के लिए कितना कुछ किया था। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात है 1900 से भी आगे पहले की, जब सीवी रमन के एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, जिसमें मतलब वो प्रैक्टिस किया करते थे रसिया में। उसके अंदर उनके 3 स्टूडेंट हुआ करते, 2 स्टूडेंट थे सॉरी। होमी जहांगीर भाभा जो काफ़ी सीनियर मोस्ट स्टूडेंट हुआ करते थे, और जूनियर में जो नया ट्रेनी होता है, जो नया जो किसी मतलब यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जो पहली बार प्रैक्टिस करने गया था, उसमें विक्रम साराभाई आए थे। तो सीवी रमन के इर्द-गिर्द में मतलब परिवेश में ये दोनों साइंटिस्ट ने पालन-पोषण किया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पे होमी जहांगीर भाभा और विक्रम साराभाई
जो दोनों साइंटिस्ट हैं, इनकी मुलाकात होती है। तो हम एक-एक करके सबके बारे में बताऊँगा ताकि आपको सबका समझ पाए कि पार्टिकुलर एक-एक साइंटिस्ट का क्या-क्या सैक्रिफाइस था दोस्तों। मेरा थोड़ा गला बैठा है, बट मैं आज रुकूँगा नहीं, आपको ये स्टोरी बता के रहूँगा, ठीक है। रात के 11:28 हो रहा है, ठीक है। मैंने दिन में काफ़ी सो लिया है, तो मैं सोच रहा था क्या करूँ? तो बैठ के वीडियो बनाता हूँ। आई ट्राई टू स्लीप बाय 1 o'clock, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर डिलीवर करूँगा क्योंकि ये आप हम सबको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज बात करेंगे सबसे पहले होमी जहांगीर बाबा की। ये बंदा एक ऐसा बंदा है कि ये आज अगर नहीं होता ना, तो इंडिया कभी न्यूक्लियर बम या फिर एटॉमिक बम बनाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। हम लोग हमेशा से इनक्रेडिबल इंडिया बोलते हैं, अतुलनीय भारत, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम की मतलब परंपरा पे चलते हैं। लेकिन आप हर समय अहिंसा से काम लेंगे तो काम नहीं चलेगा दोस्तों। आपके पास कुछ ऐसा पावर होना चाहिए जिससे कि लोग आप पे अटैक करें ही नहीं। मतलब देखिए, आप सबसे लड़ना नहीं चाहते हो, लेकिन कोई दूसरा अगर आपसे खुद से लड़ने आए, तो आपको डिफेंस में कुछ ऐसा चीज़ रहना चाहिए जिससे आप उससे लड़ सको, या फिर आपके पास कोई ऐसा सम्मान हो जिससे लोग आपसे लड़ने की सोचे भी नहीं। तो ये आज बात करेंगे होमी जहांगीर बाबा की। 30 अक्टूबर 1909 को उनका एक पारसी फैमिली में जन्म हुआ था, ब्रिटिश बॉम्बे में। जो उस समय के ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में एक स्टेट होता था, उसमें जन्म हुआ था उनका। ताज्जुब की बात है दोस्तों, मतलब पूरा जीवन काल बिता दिया इंडिया का निकल। वो जवाहरलाल नेहरू को भाई बोलते थे, कुछ भी बोलने से हिचकिचाते नहीं थे, और उनको पता था कि इंडिया को एक सफल देश बनना है तो इस बम बनाने का, न्यूक्लियर बम की क्यों जरूरत है, क्योंकि 1966 हो गया, उससे पहले का चाइना की लड़ाई में इंडिया को बहुत बुरे तरीके से हारना पड़ा था, क्योंकि इंडिया के पास उस समय कोई न्यूक्लियर बम या फिर मतलब उस तरीके का कुछ पावर नहीं था, मतलब एटॉमिक पावर या फिर उस तरीके का सैन्य जो जो चीज़ें होते वो काफ़ी समृद्ध नहीं था। तो उस समय कुछ हमारे पास ऐसी चीज़ें थी और जिस पे काम कर रहे थे होमी जहांगीर बाबा, वो हमेशा से। लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री आए, जो कि काफ़ी शांतिप्रिय नेता थे। आप सुने होंगे ताशकंद समझौते के टाइम में 1966 में ही उनको दिखाया गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन पूरा देश, पूरा वर्ल्ड को पता है कि उनको उज़्बेकिस्तान के उस होटल में मार दिया गया था, लेकिन बाहर स्वैप हुआ। लेकिन ये अनऑफिशियली है, इसके बारे में मुझे भी नहीं, ये र्यूमर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बट बहुत सारे स्टोरी, बहुत सारे मूवी को आप फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि उन्होंने हार्ट अटैक आया था, लेकिन मतलब रियल में अगर आप जाओगे कहीं पे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि उस समय हमारा देश उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फाइनली जब उसके बाद इंदिरा गांधी जब पीएम बनी थी, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, इंडिया को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, ताकि कोई इस पर हम कुछ ये करने की ज़रूरत ना कर सके, ठीक है। तो उस समय उन्होंने 56 के बाद और 1960 से पहले उन्होंने एक एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे का एस्टेब्लिशमेंट किया था। उसमें उसमें सारे मतलब सैन्य संबंधी प्रैक्टिसेस वगैरह होता था, नए नए आविष्कार वगैरह, जो कि रिसोर्सेज भी अवेलेबल नहीं था, रिसोर्सेज भी हमें दूसरे से आउटसोर्स करना पड़ता था, तब जाके हम कोई बना पाते थे। प्रोसेस भी यूज़ नहीं कर पाते उस समय, खासकर यूएसए, यूके, ये सब क्लेम करते थे कि हमारा प्रोसेस यूज़ कर रहे हो। तो उन्होंने बताया कि अगर जो रिसोर्स हमको मंगवाना पड़ रहा है, जैसे कि कोई भी उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है बनाने में, तो रॉ मटेरियल्स क्यों ना, तो उन्होंने उस समय इन्वेंट करके 2-3 चीज़ों को मिक्स करके, मैं उतना डीप में नहीं जाऊँगा, उस रिसोर्स को, उस मतलब जो रॉ मटेरियल्स उसको यहीं इंडिया में बनाने का कोशिश किया, स्टार्ट भी कर दिया था। और अनफॉर्चुनेटली मतलब उस समय जो होता था, सीआईए जो है ना, मतलब उनका एक एजेंसी थी, यूके यूएसए, उन लोगों की, जो हमेशा हम इंडिया के पीछे लगा के रखते थे, कि उनको मालूम था कि इंडियन इन साइंटिस्ट का कैपेबिलिटी कुछ और है, तो वो पक्का कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, जिस वजह से मतलब बाद में उस देशों से बहुत आगे इंडिया निकल जाएगा। तो उन्होंने इन सब के पीछे लगाया था। जब इनको पता चल गया कि अंदर ही अंदर ये होमी जहांगीर बाबा जो है ना, कुछ कुछ न्यूक्लियर बम के प्रोसेस में है, जवाहरलाल नेहरू के साथ मिल के, उसके बाद जब इंदिरा गांधी जब आ गई इनके बाद, लाल बहादुर शास्त्री के बाद, तो उन्होंने ला कि दे आर इन द प्रोसेस टू मेक सम न्यूक्लियर बम। तो उन्होंने सीआईए के थ्रू उनको किस तरीके से अनऑफिशियली फिर दिखाया गया कि मतलब AI-101 में एक प्लेन क्रैश की वजह से मर गए थे होमी जहांगीर बाबा, जो कि हुआ 1960 में। उनका एज 56 था, बट अनऑफिशियली बात कुछ और थी कि उनको मारा गया था सीआईए के थ्रू। कुछ हमारे में ही कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। तो हमारे से ही कुछ लोग इंडियन होके भी सीआईए को सपोर्ट करते थे, उस केस में होमी जहांगीर बाबा चले गए। उस होमी जहांगीर बाबा के साथ में थे विक्रम साराभाई, उनके साथ ही सेम इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाते थे, उनके बहुत अच्छे मित्र थे। होमी जहांगीर बाबा अगर
सेकंड, अपनी बात किसी का बिलीव करते तो सबसे ज़्यादा विक्रम साराभाई को। कहावत है कि दो अलग अलग साइंटिस्ट जिनके रास्ते अलग हैं, काम करने का तरीका अलग है, लेकिन उनका मंजिल एक था, ये विक्रम साराभाई को लगता था। लेकिन जब वो न्यूक्लियर बम की, क्योंकि विक्रम साराभाई भी बहुत अहिंसावादी थे, वो नहीं चाहते थे बम फम ये सब कुछ बनाया जाए। लेकिन जब होमी जहांगीर बाबा जब एक्सपायर किया और उनको जब रियल कारणों का पता चला, ठीक है, तो उनको मतलब जो है ना उनके मन में आया कि नहीं, इसने जो किया था वो सही किया था, देश के लिए सही में कुछ ऐसा एसेट्स होना चाहिए जिससे देश पे कोई अटैक ना कर सके। तब जाके विक्रम साराभाई ने इंदिरा गांधी को फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि नहीं मैम, अभी हमको बम बनाना चाहिए बोल के, ठीक है। विक्रम साराभाई की बात करें तो उनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1919 को। लाइक एक मतलब गुजराती फैमिली में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो उन्होंने मतलब वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे। न्यूक्लियर पावर के बारे में मतलब उनको मतलब ये होमी जहांगीर बाबा के बाद से उसको मैंने कैरी ऑन करने का मौका मिला, ठीक है। उनको पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने बाद में जाके जब ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का वो उन्होंने बहुत सारा कुछ कॉन्फिडेंशियल लगा था, कि उनको पता था कि हमारे इस ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो सीआईए के साथ मिलके ये प्रोग्राम फिर इसमें कुछ ना कुछ भदवा लगा देंगे और वो बाद में काम यहाँ ठप हो जाएगा, फिर इंडिया को न्यूक्लियर पावर मिल नहीं सकेगा, ठीक है। तो इस हालत में क्या है कि मतलब वो कॉन्फिडेंशियली रह के वो एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, एपीजे अब्दुल कलाम उनके अंदर में ट्रेनी थे, और मतलब और भी एक था मिस्टर रंगनाथन, तो उनके साथ में काम करते थे। दोनों तीनों साइंटिस्ट मिलके कॉन्फिडेंशियली, और इंदिरा गांधी के जो सपोर्टिंग जो काफ़ी कॉन्फिडेंशियल लोग थे उनके साथ मिलके बम बनाने का प्रोग्राम कैरी ऑन रखा था। तो मतलब क्या है कि मतलब जो उन्होंने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर बनाया था उन्होंने, बाद में यही चल के इसरो इसका नाम कन्वर्ट हुआ, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका भी मतलब जो है ना 1971 में मतलब इनका डायबिटीज़ था प्रॉब्लम, ठीक है, पेट में मतलब डायबिटीज़ था, और उस समय डायबिटीज़ को उतना लोग सीरियसली लेते नहीं थे, लाइटली लेते थे। और वाइफ इनकी मृणालिनी थी, जो बहुत थी क्लासिकल डांसर थी, उस समय की सबसे फेमस क्लासिकल डांसर थी, उनके साथ इनका लव मैरिज हुआ था। और कुछ परिवार में कलह वगैरह की वजह से भी थोड़ा परेशान थे। और दूसरी बात है कि मतलब अपने बेटी को बहुत प्यार करते थे, एक बेटी और एक बेटा था इनका। और इधर से ये न्यूक्लियर प्रोग्राम का चल रहा है, उधर से फैमिली वगैरह। उनके ऑफिस में एक कलीग थे जिनके साथ इनका कुछ मतलब होता है ना कि मतलब जब वाइफ साथ में ना हो तो थोड़ा बहुत, तो उस वजह से क्या है कि उसके घर में हमेशा प्रॉब्लम चलने लगा था। इस वजह से मतलब जिसके बाद में वो जो पार्टनर उसको छोड़ के वाइफ के साथ फिर वापस आ गए थे। आप सोनी लिव पे वो देखोगे वेब सीरीज पार्ट 2, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट और संक्षेप में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इनका मतलब क्या योगदान है मैं आपको बता सकूँ। मतलब ये होमी जहांगीर बाबा इंडियन का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक मतलब डेवलप करने के चक्कर में सीआईएसए के थ्रू मारे गए, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम था कि उनके अंडर टेबल ही कोई लोग उनके पीछे से साजिश कर रहा है उनको मरवाने के लिए, ठीक है। जो फाइल लेके जाने वाले थे डिस्कस करने के लिए यूएन के लोगों के साथ में, उसी फाइल के अंदर सब कुछ उसमें जो है बताया गया था, उस प्लेन में बम रखा दिया गया था इस वजह से। और ये विक्रम साराभाई तो मतलब डायबिटीज़ को मतलब सीरियसली ले रहे थे। उनकी बेटी ये भी बोली थी कि पापा आप आगे का खाने का प्रोग्राम मैं रखूँगी, आप चुपचाप खाओगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने कुछ उसको फॉलो नहीं किया, ज़्यादा ध्यान था न्यूक्लियर फोकस पे, क्योंकि जब उनका दोस्त चला गया होमी जहांगीर बाबा तो उनका ये मेन फोकस था कि उसका सपना और जवाहरलाल नेहरू का सपना पूरा हो। इंदिरा गांधी को हमेशा यही रहता था कि बाप का सपना पूरा करना है। ये गवर्नमेंट की या जो भी है मतलब जो है ना पार्टी पॉलिटिक्स की बात मैं नहीं लूँगा, बट जो अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका ये फोकस होता है कि माँ बाप का जो सपना है उसको पूरा करना है। इंदिरा गांधी सब फुल्ली फोकस थी कि किस तरीके से जल्दी हो जाए ये प्रोग्राम। इसके बाद जब ये एक्सपायर कर गए मतलब मिस्टर विक्रम साराभाई 1971 में, तो उसके बाद प्रिसीडिंग में तो दो ही लोग बचे थे, रंगनाथन और वो एपीजे अब्दुल कलाम। इन्होंने तब भी वो कॉन्फिडेंशियली रखा, और अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड जो है मतलब पोखरण में ही जो पहला प्रोग्राम पोखरण 1 जिसको बोलते हैं, राजस्थान का पोखरण में पहला इस तरीके का किसी भी मतलब बॉम्ब वगैरह का परीक्षण पहली बार किया गया। इवन कुछ बात कितनी देर उनका मॉनिटर होता है स्पेस में, कितना देर उनका मतलब जो है ना सोलर सिस्टम वगैरह, ये सोलर सिस्टम बोल रहा हूँ, उनका जो उपग्रह होता है कितना देर मॉनिटर करता है, इनके ज़मीन को लैंड को कितनी जगह मॉनिटर, उस सबको बचाते हुए फाइनली पहला परीक्षण 1974 में हुआ था। इंदिरा गांधी उस समय पीएम थी।
तो ये विक्रम साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में तो कुछ बात करना सूर्य को दिया दिखाने के समान है, क्योंकि वो बंदा फाइनली जो कुछ छूटा पड़ा था, जो फाइनलाइज जो बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो जिसके बाद आज हमारे पास इतना समृद्ध है कंट्री, आज बोल सकता है कि हम वी आर हैविंग अ न्यूक्लियर पावर, एटॉमिक पावर, सो नो कंट्री कैन सी like against us, like no country can like fight against us. People are getting scared of us. So like he was the one, like उस होमी जहांगीर, बाबा विक्रम साराभाई और सीवी रमन, तीनों का निचोड़ वो बंदा था, ठीक है। और साउथ में तो उसको भगवान बोलते हैं। इन्होंने DRDO का एस्टेब्लिशमेंट किया था, ठीक है, जिसको डिफेंस रिसर्च एंड डेवलप ऐसे कुछ है, डेवलपमेंट ऑपरेशनल बोलते हैं उसको। उसका उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट किया था। 27 जुलाई 2015 को वो एक्सपायर कर गए थे। वो भी एक एरोस्पेस साइंटिस्ट थे जो विक्रम साराभाई के अंडर में ट्रेनिंग रख के काम किए थे, ठीक है। 1999 का जब फाइनली जब पोखरण का टेस्ट हुआ न्यूक्लियर का, तो उनका बहुत बड़ा एस्टेब्लिश, उस समय मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी PM थे। तो ये इस तीनों साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन हम लोग, मैं इतना जल्दी जल्दी सब कुछ बोल गया, ठीक है, लेकिन लाइफ में देखो, डायबिटीज होते हुए, फैमिली टेंशन होते हुए, ठीक है, होमी जहांगीर मामा अपना गर्लफ्रेंड को छोड़ के, उसको दूसरी दूसरी जगह शादी होती है, उस स्ट्रेस में भी उनको वो टेंशन छोड़ के, मतलब बहुत खुशदिल आदमी थे। मतलब आप उसका जब वेबसाइट देखोगे, बुक्स वगैरह पढ़ोगे, तो आप समझो काफ़ी खुशदिल इंसान थे। तो करके भी अपना इतना टेंशन लेके भी देश का, मतलब हम लोग हमेशा बात करते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया है। ये मैं कोई डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हमने क्या किया देश के लिए, ये भी हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम रास्ते चलते हुए अगर कोई गंदगी ना फैलाए, कोई अगर साफ सफाई रखे, तो वो भी एक तरीके से देश का सेवा ही है दोस्तों, ठीक है। जिस देश का बच्चा बच्चा अगर सजग नहीं रहता है ना, तो उसका आज़ादी छीनने में 2 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है, ठीक है। हालांकि ये हम बात अच्छी है कि आज हम लोग कोई भी कुछ कोई भी कैसा भी हो, तो हम लोग धर्म जाति से उठ के आज एक साथ लड़ने के लिए, और मतलब किसी की दूसरे के खिलाफ हम रेडी हो जाते हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी बात है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, लेकिन आप अगर हो सके, ठीक है, ये कहानी मैं इसलिए लेके आया हूँ, ठीक है, ये तो सक्सेसफुल स्टोरी है सबका, लेकिन इस सक्सेस के पीछे कितना बड़ा उनका सेक्रीफाइस है, ये भी हमें याद करना चाहिए। तो उन तीनों सपूतों को, भारत के वीर सपूतों को, हमने हमेशा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र सबको याद किया है दोस्तों, ठीक है। देश के लिए लड़ा था, सब कुछ किया था, लेकिन आज की डेट में अगर न्यूक्लियर बम अगर है, तो इस तीनों की वजह से ही है। इन तीनों का इस देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है। तो आज मैं दिल से इन तीनों के लिए बहुत बहुत, मतलब उनको सैल्यूट करता हूँ, इन तीनों को, और इस देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन दिया उनको, ये देश, ये दुनिया, ये पूरा वर्ल्ड हमेशा याद रखेगी दोस्तों। तो उन सब के लिए सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत।